हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चला था, हमने भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट किया है। आज हम उसके आगे देखेंगे। वीडियो बहुत अच्छी है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो आज का पेपर भी हुआ है उसमें अच्छा खासा प्रश्न आया हुआ है, जो हमने पढ़ाया है अपने बच्चों को, जो हमने उनको टेस्ट पेपर दिए उससे अच्छे खासे प्रश्न मिले हैं। ठीक है, और हमने 10 फुल लेंथ टेस्ट करवाए थे बस बच्चों को, उसी में से उनको बहुत सारे प्रश्न आए हैं। जीएस और जीए के एक भी प्रश्न मिस नहीं हुए हैं, सारे के सारे सेम हैं, वहीं से आए हुए हैं। हिंदी के जो प्रश्न आए हैं वो भी वहीं से हैं, उसी टेस्ट सीरीज से ही। ठीक है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी कंटेंट हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम कहते हैं कि भैया बार बार पढ़िए, उसको बार बार सुनिए, वीडियोज़ को, क्लासेस करते रहिए बराबर से आप लोग। ठीक है, आपकी कोई भी परीक्षा आपके हाथ से नहीं जाने पाएगी। ठीक है, हम आपको बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप चलता है जिसमें हम पेड कोर्स भी अवेलेबल करवाते हैं। पेड कोर्स हम यूपीपीसीएस प्री 2021, बीपीएससी 67 प्री, आरओ 2021 के लिए कोर्स चलाते हैं। वहाँ पे जूम मीटिंग पर क्लास भी देते हैं ऑनलाइन, जो कि डेली 4 घंटे की क्लास होती है। उसमें हम 1 घंटा पेपर डिस्कशन रखते हैं, बाकी 3 घंटा हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको पेड कोर्स में पीडीएफ नोट्स देते हैं जो कंप्लीट रहेगा। आपके स्पेशल वाले भी होंगे, जैसे बिहार स्पेशल हो, यूपी स्पेशल हो, इन सब का नोट्स देंगे। कंप्लीट जीएस होगा, साथ में ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें 2 डेमो क्लास आपको फ्री मिलेगी। 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो कि विद एक्सप्लेन होगा। ठीक है, और ये आपको परीक्षा के टाइम पर मिलेगा। साथ में वीकली टेस्ट भी हम करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चन होने के बाद हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं हम आपको देने वाले हैं पेड कोर्स में। इससे अधिक अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कभी मान लीजिए पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट है, तो आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें आप फ़ोन करके उस डाउट क्लियर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, वो और हम बताएंगे भी आप। ठीक है, एक बार नहीं 100 बार बताएंगे। बस ध्यान सिर्फ इतना होना चाहिए कि भाई पेपर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2019 और 20 वाले में भी हमने करीब 80% रिजल्ट दिए हैं। 22 में से 16 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए क्वालिफाई हुए थे प्री एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम मानते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करेंगे। कुल मिला के क्या है, संविधान सभा का गठन देखेंगे। आज हम संवैधानिक विकास हमने देख लिया, तो संविधान सभा का गठन देखेंगे। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि संविधान सभा का निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है, कब इसकी मांग सबसे पहले कहाँ उठी, किसने मांग की, औपचारिक रूप से किसने मांग की। फिर पता चलता है कि किस मिशन के तहत संविधान सभा के गठन की बात हुई है। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद हमें ये भी समझ में आता है कि अच्छा, संविधान सभा का जो गठन होना था वो किस आधार पर होना था। तो आपको भी पता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं था कि जैसे आज के समय में है सब लोग वोट करेंगे। उस समय कर, शिक्षा इत्यादि के आधार पर वोटिंग राइट्स को सीमित किया गया था, जो कि एक आलोचना के रूप में सामने आता है। ठीक है, क्योंकि वयस्क मताधिकार तो था, लेकिन फिर भी ये सीमा निर्धारित कर दी गई थी। ठीक है, उसमें कई तरीके से थे, राजा रजवाड़े अपने प्रतिनिधि भेजे। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे कि पहले अध्यक्ष कौन बने, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने, दोनों में बहुत अंतर है। फिर इसी संविधान सभा के निर्माण में ही हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव के भी बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे भी, और वही चीज़ें बताएंगे जो आपके प्रश्न में आने की, आपके पेपर में आने की संभावना होगी। फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। उतना ही बताएंगे जो कि आपके दिमाग में बैठ जाए, उतना ही बताएंगे जो आपके परीक्षा हॉल में बैठते ही और पेपर देखते ही आपका हाथ आपके ऑप्शन पर पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो भैया अंत तक देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि है संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण पहली बार, संविधान सभा की मांग पहली बार मई 1934 में रांची में की गई गठित स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। मई में जो 1934 में रांची में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, सबसे पहले इसके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर 1934 में ही पहली बार संविधान सभा की मांग M.N. राय ने की थी। M.N. राय, जो कि प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न आया हुआ है कई बार। फिर लेकिन एक चीज और है कि सर्वप्रथम, प्रश्न ये अलग है और ये अलग होगा, सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में की गई थी। तो दोनों में बहुत अंतर है। आधिकारिक रूप से है, एक है नॉर्मल संविधान सभा की मांग, व्यक्तिगत रूप से वो तो दल के रूप में था जो स्वराज पार्टी ने मांग की थी मई 1934 में। 1938 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। मई 1938 में, याद रखना, नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसमें कि जिसे ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में स्वीकार भी किया। इसी को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित था, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया। ठीक है, कई बार कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए भी आता है, तो याद रखना इसी को हम अगस्त प्रस्ताव का नाम देते हैं। और ये किससे संबंधित है, लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित है। ये हमने आपको पढ़ा दिया है। वही अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त संकल्प, तीन चीजें हमने बताई है आपको। तो तीनों के बारे में अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, और नहीं ध्यान है तो भैया रिवीजन करिए। आप रिवीजन की जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि इतिहास भूगोल हमने हर चीज पढ़ा रखा है। रिवीजन करा रहे हैं हम इस समय। ठीक है, तो चलिए, तो लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले संविधान प्रारूप प्रस्ताव को लेकर क्रिप्स मिशन आया था भारत। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संविधान अपनाया जाएगा, जिसे भारत के दो स्वायत्त हिस्सों के विभाजन के प्रस्ताव को न माने जाने पर मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये भी आता है कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो स्वायत्त हिस्सों के विभाजन को अस्वीकार किया था, इसलिए। ठीक है, 1942 की घटना थी। ठीक है, अब संविधान सभा का गठन देखेंगे। तो संविधान सभा का गठन भैया कैबिनेट मिशन के आधार पर कई बार प्रश्न आया हुआ है। सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया था। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की कुछ रिपोर्ट रही है। तो रिपोर्ट क्या रही कैबिनेट मिशन की भाई, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न आता है वहां पे। क्योंकि तो पहला है कि संविधान सभा का गठन प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर हो। संविधान सभा का गठन प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर। मतलब क्या है? मतलब है कि संविधान सभा क्या होगी, निर्वाचित होनी थी। ठीक है, कैसे? प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के रूप में। अगला क्या है?
कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा होना था। जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में हर जगह होना था। प्रतिनिधियों का चुनाव जो होना था वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से मतदान किए जाने थे। एकल संक्रमणी मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व से, ठीक है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ये सारी रिपोर्ट है, ये सारी बातें थी कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में शामिल थी। ओके, अब क्या है कि मतलब है, अर्थात क्या है कि भैया संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। कुल मिला के यहाँ से यही निचोड़ निकलता है कि संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, ठीक है। देशी रियासतों ने संविधान सभा से अपने आप को अलग रखने का निर्णय लिया। देशी रियासतों ने हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतों के बारे में जानते होंगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या हुई 389, जो कि निर्धारित थी। इसमें 296 ब्रिटिश भारत के और 93 थे देशी रियासत से। कई बार ये आंकड़ा भी पूछा जाता है। जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हुआ। 208 सीटें मिली कांग्रेस को और 73 मिली मुस्लिम लीग को, ठीक है, याद रखना। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। मतलब संविधान सभा जो थी वो एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इस समय कैसे क्या है कि जैसे राज्यसभा या विधान परिषदों के सदस्यों का गठन चुनाव किया जाता ना, कैसे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उसी तरीके से जिसमें राज्यों की विधानसभाओं का क्या हुआ, उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। 1935 अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो है भैया कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित थी। 1935 के आधार पर, ये भी याद रखना, किसके आधार पर मतदान का अधिकार सीमित था। संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने, इनकी अध्यक्षता में 207 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो अस्थायी प्रतिनिधि या संविधान सभा के पहले नहीं, अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने भैया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 207 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माण आपको पता बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। 2 साल 11 महीना 18 दिन, बहुत लंबा समय लगा। कई सारी बैठकें होंगी, बहुत सारे विचार विमर्श हुए होंगे, वाद विवाद हुए होंगे, उसमें बहस हुई होगी, है ना, बहुत सोच विचार किया गया होगा, तब जाके संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन टाइम लगा पूरा, और ये अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ है। बी.एन. राव, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई, बी.एन. राव थे। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी भैया, याद रखना, ये भी प्रश्न आ चुका है। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, लीला राय, जी दुर्गाबाई, रेणुका राय, ठीक है, रेणुका राय भी थी भैया, और इसके अलावा इनके अलावा कमला चौधरी भी थी। तो 15 महिलाएं कुल इसमें थी। उद्देश्य प्रस्ताव इसी का एक भाग है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 13 दिसंबर को 1946 को ही संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक से मिलता जुलता प्रारूप पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, जिसके अनुसार कुछ इसके प्रावधान रहे हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रावधान क्या थे, उनमें कुछ अनुशंसाएं दी गई थी कि भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। उसी के अनुसार ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारत का हिस्सा होंगे, ये भी कहा गया। उक्त सभी क्षेत्रों का सीमा निर्धारण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ये भी बात इसमें शामिल की गई थी।
और भी चीजें शामिल है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार भारत की जनता द्वारा निर्धारित होंगे। याद रखना। आगे है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितनी है? हमने कल ही बताया है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। भैया सुरक्षा भी है, अवसर की समता है, विधि के समक्ष समता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म भ्रमण करने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और साथ में लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये भी इसी में शामिल था। ठीक है। फिर अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, ये भी इसमें शामिल था। उद्देश्य प्रस्ताव में भैया संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक भाग था। ठीक है। फिर आता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुछ परिवर्तन हुए। आपको पता है कि 1947 में जब स्वतंत्रता अधिनियम आता है उस समय भारत 2 भागों में बढ़ गया होता है, पाकिस्तान और भारत के रूप में। तो आपको पता है, जाहिर सी बात है भाई, कि सीटों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है। और सीटों की संख्या जब कम होगी तो कुछ लोग इधर से उधर होंगे ही, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन क्या हुआ? देखिए, सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। 1947 में परिवर्तन हुआ है कि सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई 1947 के नियम से। और बैठक के दौरान अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठक के दौरान इसकी अध्यक्षता करते थे। ओके। जब संविधान सभा बतौर विधायिका काम करती थी तब अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो भैया लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर, जिनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया गया। ओके। संविधान सभा में कुछ समितियां बनी भाई। संविधान बनाया जा रहा है, भारत का संविधान, तो ऐसे तो हो नहीं सकता भाई, सबके अपने अपने काम होंगे तभी तो काम सही होगा। तो संविधान में कुछ समितियां, संविधान सभा की कुछ समितियां बनी। वो समितियां, उन समितियों का अपना अपना काम था। सभी समितियां अलग अलग तरीके से उनका काम, अपना अपना काम कर रही थी। तो 8 बड़ी समितियां रही हैं और लगभग 20 छोटी समितियां रही हैं। तो बड़ी समितियां जो थी उनके बारे में भैया देख लें तो भैया सबसे पहले है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए इनमें से कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भैया जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, कितने थे, अध्यक्ष को मिलाकर कितने थे, वगैरह वगैरह, जिस पे प्रश्न कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष बने सरदार पटेल जी। ठीक है। अच्छा, अब मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति बनी, तो इसकी उप समितियां 2 बनी। एक बनी भैया मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष रहे JB कृपलानी, और एक बनी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष रहे HC मुखर्जी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे कुछ समितियां हैं। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे। राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने। संचालन समिति जो बनी उसके भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अब प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति के बारे में आता है कि कुल प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल तो 7 थे। अगर अध्यक्ष को हटा दिया जाए तो कितने थे? तो 6 थे। तो अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। याद रखना, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसमें 6 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया था। तो वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे भाई? याद रखना, एक है N. गोपाला स्वामी अयंगर। N. गोपाला स्वामी अयंगर थे।
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी, याद रखना ये इनके बारे में कई बार पेपर में आया हुआ पूछा गया है। मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक है, बी.एल. मित्र थे और फिर डी.पी. खेतान थे। अब आप सोचेंगे इन दोनों के बारे में क्यों नहीं बताया आपने, तो आप बता देते हैं भैया। क्या बताया, तो बी.एल. मित्र जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया प्रारूप समिति से। प्रारूप समिति से जब बी.एल. मित्र त्यागपत्र दे दिए तो एन. माधव राव को सदस्य बनाया गया प्रारूप समिति का, इनके स्थान पर। और बाद में डी.पी. खेतान जो कि प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, जब इनकी मृत्यु हुई तो सदस्य बनाया गया टी.टी. कृष्णमाचारी को, ठीक है। इस तरीके से हम याद रखेंगे भैया, ये 6 लोग हैं, 6 सदस्य हैं इनके। भाई किन के त्यागपत्र देने के बाद कौन आए और किन की मृत्यु के बाद कौन आए, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। इस समिति ने क्या किया कि फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया। इस समिति ने क्या किया, फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल आपको पता है संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो संविधान को, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हुआ, तो 26 जनवरी को लागू किए जाने का कारण क्या था, पहला सवाल तो यही होता है भैया, इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, 2 साल 11 महीना 18 दिन तक तो बना ही है। तो आपको बता दें उसका एक ऐतिहासिक याददाश्त है, या इतिहास में कोई ऐसी घटना घटी है, ठीक है। क्या है वो भैया, 26 जनवरी को लागू करने का एक ऐतिहासिक कारण क्या था कि इसी दिन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को लागू हुआ है, ठीक है। संविधान सभा की आलोचना के बारे में बात करें, हमने आपको शुरुआत में भी बता दिया था एक पॉइंट कि भैया यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, आलोचना होती है। फिलहाल आलोचना प्री एग्जाम में आलोचना की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मुख्य परीक्षा के लिए है। संप्रभुता का अभाव था, समय की बर्बादी थी, कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, हिंदुओं का प्रभुत्व था। इस तरीके से इसकी आलोचना होती है संविधान सभा की, ठीक है, जो कि आपको किताबों में मिलेगा भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी अभी जरूरत नहीं है। एक है निजामुद्दीन अहमद नाम है, इन्होंने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति की संज्ञा दी थी। निजामुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति की संज्ञा दी थी। थोड़ा ये लाइन याद रखना है। संविधान के स्रोत की बात कर लेते हैं भाई। संविधान का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे पहले याद करेंगे, बहुत बड़ा योगदान रहा है 1935 का कि भैया संघीय तल, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया भाई, संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन की है, विधि का शासन ब्रिटेन से है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है वो भी ब्रिटेन से है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से है, द्विसदनीय प्रणाली भी ब्रिटेन से है, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विवेकाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। अमेरिका के संविधान से भी ली गई हैं, उद्देश्य का विचार अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भारत में भी है, अमेरिका में भी है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में भी है, अमेरिका में भी है। मूलाधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये सारी चीजें अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या है,
सोर्स के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न जरूर आ जाता है कहीं ना कहीं से। तो DPSP है यहाँ से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ही है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है किसके द्वारा होता है भाई? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से क्या है? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सारी चीजें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, भैया याद रखना कहाँ से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। ये इस पे प्रश्न पूछा गया है पिछली बार ही UPPCS में, तो हम आपको बता देते हैं। वित्त और सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ओके, याद रखो। जर्मनी के संविधान से क्या है? वीमर संविधान से आपातकाल, जो कि वित्तीय को छोड़कर है, आपातकाल में मूलाधिकारों का स्थगन जो है वो भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सोवियत के संविधान से क्या है? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का जो आदर्श है, ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श है, जो कि आप पढ़ेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति के ये 3 शब्दों के बारे में आप सुनेंगे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से संशोधन की प्रक्रिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। पिछली बार प्रश्न आया हुआ था UPPCS प्री में ही, ये था भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था, मिलान करने के लिए था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया, शाही पद अधिनियम कब आया, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया, ये सारी चीजें थी उसमें शामिल थी। ठीक, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम कब था? 1878। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, शाही पद अधिनियम 1876 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 से में था। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर से बता देते हैं आपको कि पेड कोर्स अवेलेबल है। UPPCS BPSC RO PDF नोट्स उसमें देंगे, ऑनलाइन क्लास, 5 फुल लेंथ टेस्ट, वीकली टेस्ट भी होगा और जो 2 डेमो क्लास आप फ्री ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।